प्यारे बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर्स यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वतंत्र होंगे और बढ़िया तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो भैया चचा, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आ गया हूं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाला टॉपिक, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को फ्रेम करता है। और मेरे भाई 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से बारंबार पूछा गया है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर को निकाल के देखेंगे, चाहे 2022 देख लो, 23 देख लो, 24 देख लो, इवन पिछले साल 25 सेट नंबर 5 में यहां से आपका क्वेश्चन पूरा 6 नंबर से आया था कि भारत में मृदा संसाधन को बताइए, है ना। तो भैया जो आपका मृदा संसाधन है वहां से बारंबार प्रश्न आ रहा है, तो इस साल भी यहां से आपका प्रश्न बनना 100% सत्य है, निश्चित है ना। तो चूंकि ये तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस पर थोड़ी सी जानकारी आप लोग को और होनी चाहिए, और इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मैं आप तक क्या करूंगा, पहुंचाने का प्रयास करूंगा। शर्त क्या है? शर्त इतनी है कि लास्ट तक वीडियो में आपको बने रहना है ना। शेयर, इसको सेशन भी को शेयर भी कर देना है, और मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर देना। और लास्ट में जो भी तुम्हारे मन में विचार आए, जिज्ञासाएं आए, कौतूहल है, बेटा वो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो प्रारंभ करते हैं। भारत में मृदा संसाधन, उसके प्रकार। अगर मैं भारत में मेरे भाई मृदा के प्रकार की बात करूं, तो आपको पता ना कि भारत में विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। ये रहा उसका पूरा मैप, है ना। मैपिंग के माध्यम से देख लो कि कहां पर कौन कौन सी आपकी जो मृदा है वो पाई जाती है। अगर मैं नॉर्थ की बात करूंगा तो आपको पता है यहां पर जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। अगर मेरे भाई मैं राजस्थान की बात करूंगा तो यहां पर जो तुम्हारी शुष्क मृदा है उसका क्षेत्र है। अगर मैं मेरे भाई दक्कन की बात करूंगा तो यहां पर आपको क्या मिलता है, यहां पर आपको मिलता है काली मृदा, गुजरात और महाराष्ट्र। अगर मैं थोड़ा साउथ की बात करता हूं, है ना, या छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बात करता हूं, तो यहां पर तुमको मिलेगा लाल मृदा का क्षेत्र। अब अगर मैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है ना, जहां पर आपको बहुत ज्यादा बारिश मिलती है, तो उस क्षेत्र में आपको जो मृदा मिलती है उसका नाम क्या है, लेटेराइट सॉइल। और अगर मैं पर्वतों की बात करूंगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल मिलेगी, है ना। तो मैपिंग के माध्यम से भी याद कर लो। अगर मैपिंग भरने को आएगा तो इस पूरे मैप को अपने दिमाग में उतार लो कि तुम्हें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। अब भाई जो मृदा होती है वो अलग अलग जलवायु और भौतिक परिस्थिति पर क्या होती है, तो निर्भर होती है। जहां पर जिस प्रकार की जियोग्राफिकल कंडीशन होगी वहां पर उस प्रकार की जो मृदा होगी वो उपलब्ध होगी। ये आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगर मैं वो बोलूं कि भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र पर कौन सी मृदा है, तो उसका नाम है जलोढ़ मृदा। जल को ओढ़ने वाली मृदा कहा जाता है। कहीं कहीं पर आप इसको देखते हैं तो कछारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एलुवियल सॉइल, है ना। अब अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं तो 3 नदियां याद कर लेना, इंडस, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा। मेरे भाई ये जो तीनों नदियां हैं और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो किस मृदा का निर्माण करती हैं, तो तुम्हारे एलुवियल सॉइल मतलब कि जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। जो उत्तर का पूरा मैदान है वो इसी मृदा से तुम्हारा निर्मित है। दुनिया की सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कहा जाता है किसको, जलोढ़ मृदा को। क्यों? क्योंकि नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, एलुवियल सॉइल का अर्थ है नदियां या अन्य पानी के स्रोत द्वारा बहाकर लाई गई और जमा की गई मिट्टी, है ना। जल को ओढ़ने वाली मृदा आपकी एलुवियल सॉइल है। ठीक है, चलिए ये एक प्रकार की उपजाऊ मिट्टी है जो नदियों के पास क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से सिल्ट, रेत और मिट्टी के कण हमें देखने को मिलते हैं। लगभग देखा जाए तो 40% भूभाग पर हमें इस प्रकार की मृदा दिखाई देती है। कितना मेरे भाई, 40% भूभाग पर आपकी एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, आपकी जो मेरे भाई एलुवियल सॉइल है ये 2 प्रकार की होती है ना, खादर और बांगर। इसको याद कर लो, खादर और बांगर। मेरे भाई ये आपकी खादर है ना, और ये मेरे भाई क्या है, ये आपकी बांगर है। अच्छा सर जी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? खादर को सिर्फ इतना याद कर लो मेरे भाई, ये नवीन जलोढ़ है, इसको हम लोग नवीन जलोढ़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बारंबार क्या होता है, निर्माण होता है। नवीन जलोढ़ के रूप में हम लोग खादर को जानते हैं और पुरानी जलोढ़ के रूप में हम लोग बांगर को जानते हैं। पुरानी जलोढ़ के रूप में हम लोग किसको जानते हैं मेरे दोस्त, तो हम लोग बांगर को जानते हैं। जो खादर होती है ये अधिक उपजाऊ होती है, मोर फर्टाइल, ज्यादा उपजाऊ, है ना। और जो तुम्हारी बांगर होती है तुम्हारी क्या होती है, ये होती है कम उपजाऊ, लेस फर्टाइल। समय के साथ साथ क्या होती है, जो इसकी फर्टाइल पावर होती है वो डाउन हो जाती है और इसकी बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, इसको नवीन जलोढ़ कहते हैं खादर को, और बांगर आपकी प्राचीन जलोढ़ कहलाती है। अधिक बारीक होती है और रेतीली होती है, जबकि जो बांगर होती है इसमें कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट हमें देखने को मिलता है। बारंबार इसको क्या करते हैं, नवीकृत करने लगते हैं। ये एक बार
नवीकृत होने के बाद पुनः नवीकृत नहीं हो सकती है। ये नदी के पास डेल्टा के क्षेत्र में पाई जाती है और ये नदी के दूर ऊंचे स्तरों पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये ज्यादा उपजाऊ होती है और ये आपकी कम उपजाऊ होती है, खादर और बांगर। ठीक है, चलो अगली मेरे भाई जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कहते हैं काली मृदा। अंग्रेजी में इसका नाम है मेरे भाई क्या है, तो ब्लैक सॉइल। अंग्रेजी में इसका नाम मेरे भाई क्या है, तो ब्लैक सॉइल है। इसी मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि जो कपास की खेती होती है ना वो इसी मृदा में होती है। तो मेरे भाई इसको हम लोग कपासी मृदा भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जो तुमसे पूछा जाए कहां पर, MCQ में, उसका नाम है रेगुर मृदा। पूछेंगे रेगुर मृदा कौन सी मृदा है, तो बता देना भैया, दीपक सर बोले हैं काली मृदा, काली मृदा, काली मृदा, है ना। इसको एक और नाम से जानते हैं, दरारी मृदा। दरारी मृदा के रूप में भी किसको जानते हैं, तो मेरे भाई हम लोग इसी काली मृदा को जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार तुम्हारे बोर्ड में सिंगल यहां से तुम्हारा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है तुम्हारा सिंगल यहां से क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाए। इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं और मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, MP और गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। ये मृदा किसकी मेरे भाई, कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा क्या होती है, तो उपयुक्त मानी जाती है। मैंने भी आपको बताया है ना। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के गुण देखने को हमें मिलते हैं, किसमें, कपासी मृदा में या फिर काली मृदा में। अगली मेरे भाई आपकी मृदा क्या है, लाल मृदा है। अगली आपकी मृदा कौन सी है, इसको हम लोग कहते हैं लाल मृदा। मेरे भाई यही वो मृदा है जिसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी थी कि गंगाधर ही शक्तिमान है। बेटा इस मृदा को बोलते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल एक ही मृदा है, बस वो क्या करती है, अपना कलर चेंज कर देती है। कभी वो रेड होती है, कभी वो येलो होती है। गंगाधरी शक्तिमान है। लाल और पीली मृदा एक ही मृदा है ना, लेकिन वो क्या करती है, अपना कलर चेंज कर देती है। फेरिस ऑक्साइड नाम का एक तत्व पाया जाता है, इसी कारण ये क्या होती है, लाल होती है, लेकिन जैसे ये पानी के संपर्क में आते अपने कलर को चेंज करके येलोइश हो जाती है, पीली हो जाती है। ये मृदा लोहे के तत्व के कारण लाल रंग की दिखाई देती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा के क्षेत्र में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें लोग खाद वगैरह डाल करके इसको हम लोग ऊर्जावान बना सकते हैं या ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं, है ना। ये हमें कैसे मिलती है, तो अधिक भुरभुरी हमें इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। क्षेत्र याद कर लेना, अगर तुम कुछ भी भूल जाना तो याद रखना उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आपको इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती, कौन सी, आपकी लाल या पीली मृदा। ठीक है, अगली मेरे भाई आपको क्या मिलती है, अगली आपको मिलती है लेटेराइट सॉइल। याद रखना, इस मृदा को याद करना बहुत आसान है। वो क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और जहां पर मिट्टी का अत्यधिक निक्षालन होता है, वहां पर हमें लेटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। याद रखना, ये वैसी सॉइल है जहां पर काजू की खेती बहुत होती है। काजू की खेती के लिए इस प्रकार की मृदा को सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त है। इसके अलावा मसालों की खेती, आप जितने मसाले खाते हैं ना, गरम मसाले, मेरे भाई मसालों की खेती भी किसमें होती है, आपकी लेटेराइट सॉइल में होती है। अब मैंने आपको बोला कि जहां पर बारिश बहुत होती है, तो बारिश का ध्यान देखते आपको याद होगा मेघालय का क्षेत्र, केरल का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र, यहां बारिश बहुत होती है हिंदुस्तान में, तो वहां पर कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको, तो लेटेराइट सॉइल मिलेगी। ठीक है, ये मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है और जलवायु कैसी होती है, गर्म होती है और आर्द्र होती है। वहां पर इस प्रकार की मिट्टी तुम्हें देखने को मिलती है। बता दिया कहां पर मेरे भाई, तो केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा तुम्हारा और मेघालय हो जाएगा। ठीक है, राज्य भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा में आपको देखने को मिलती है। क्लियर है। चलो अगली मृदा मेरे भाई कौन सी है, आपकी मरुस्थलीय मृदा है। इसी को आप लोग कहते हैं क्या, शुष्क मृदा, है ना। इस मृदा में जो पानी की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, एरिड सॉइल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एरिड सॉइल कहते हैं। अब देखो कलर कैसी होती है, हल्की भूरी, है ना, लाइट ब्राउन, हल्के भूरे कलर की मेरे भाई क्या होती है, ये मृदा आपको मिलती है। अगर मैं आपसे क्षेत्र पूछूं तो आप लोग आंख बन के बोलेंगे सर ये राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है ना। ये मृदा तुमको वहां मिलेगी जहां पर बारिश बहुत कम होती है। इस प्रकार की मृदा में क्या होता है, खेती करना असंभव होता है, लेकिन यदि हम लोग उर्वरक का प्रयोग करें और सिंचाई की व्यवस्था कर दे तो हम यहाँ पर भी खेती बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि राजस्थान में मूंगफली खेती बहुत अच्छी होती है ना, सोयाबीन की खेती बहुत अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने इसी मिट्टी में क्या किया है, खाद वगैरह का उपयोग कर लिया है, अत्यधिक सिंचाई का उपयोग कर लिया, उस पर यहाँ पर उन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, ये रेतीली होती है और इसमें नमी बहुत कम होती है। राजस्थान जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा हमें देखने को मिलती है और अगर हम यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी कर दे तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर को किया जा सकता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है, परंतु सिंचाई के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फर्टाइल बना सकते हैं। किसको,
मरुस्थली मृदा को कहां पर मिलेगी, तो भूलना नहीं मेरे भाई, राजस्थान में, है ना, राजस्थान में आपको मिलेगी एरिड सॉइल। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपकी पहाड़ी मृदा, माउंटेनियस सॉइल कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं वन मृदा, वन मृदा, है ना। ये मृदा कहां मिलती है, इस प्रकार की मृदा हमको पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है ना मेरे भाई, कहां पर, पर्वतीय क्षेत्रों में। इस प्रकार की मृदा हमको मेरे भाई मिलती है कहां पर, पर्वतीय क्षेत्रों में। आप अगर कभी भी जम्मू कश्मीर जाओ, सिक्किम जाओ, अरुणाचल जाओ या हिमाचल जाओ, तो वहां पर जो पर्वत होंगे ना, पर्वत, उनका जो ये गिरिपाद है यहां पर, है ना, पर्वतों के गिरिपाद में आपको जो मृदा देखने को मिलेगी वो आपकी माउंटेनियस सॉइल होगी या फिर आपकी वन मृदा होगी। इस प्रकार की मृदा में जो पर्वतीय वन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तो ग्रो करते हैं, ठीक है। ये मृदा हमको पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। अगर मैं देखूं चाय, कॉफी, फल, मसाले और पैदावार क्या होती है, इसमें हम लोग कर सकते हैं ना, मसालों की खेती भी होती है, फल वगैरह जैसे कि आपने देखा होगा सेब, अंगूर, है ना, उस प्रकार की खेती यहाँ पर होती है। हिमालय की तलहटी में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड आदि क्षेत्र में हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा सिक्किम और मेरे भाई क्या, अरुणाचल प्रदेश में भी क्या होती है, इस प्रकार की मृदा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलो अब एक आप लोग का बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, क्या, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन का, है ना, इसको भी याद कर लो, प्रश्न बनेगा तो बन जाएगा, हम देख लेंगे। क्या लिखा है, मृदा अपरदन तब होता है जब मृदा को हवा, पानी या मानवीय गतिविधियों के कारण स्थानांतरित किया जाता है। यह विशेष रूप से खेती और वनस्पति को नुकसान क्या करती है, पहुंचाती है। इसे रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जाना आवश्यक होता है। मतलब मृदा का अपने स्थान से खिसक जाना, मृदा का अपने स्थान से खिसक जाना क्या कहलाता है, तो सॉइल इरोजन कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो मृदा अपरदन कहते हैं। मेरे भाई ये एक ऐसी प्रक्रिया है ना जो कि मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसको क्या करती है, हार्म पहुंचाती है। मिट्टी की उर्वरता के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और कभी कभी क्या होती है, ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर जाती है कि भूमि ही बंजर हो जाती है ना। तो प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही कैसी व्यवस्था है, बहुत ही खतरनाक व्यवस्था है क्या, मृदा अपरदन। अब इसको रोकना स्वाभाविक है ना, इसको मेरे भाई हम लोग रोकना स्वाभाविक है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे इसके हम कारण देखें तो अत्यधिक वर्षा होगी तो मृदा अपरदन होगा, अत्यधिक चराई होगी तो मृदा अपरदन होगा, वनस्पति का अभाव होगा तो मृदा अपरदन होगा, और यदि जलवायु परिवर्तन होगा तो भी क्या होगी, मृदा अपरदन होगा। अब इसको रोक कैसे सकते हैं भैया, वृक्षारोपण करके। आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या करती है, मिट्टी को कस करके बांधी रहती है जिससे कि वो टूटती नहीं है। तो जितना ज़्यादा हम वृक्षारोपण करेंगे उतना हम क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। फिर क्या करके, टेरेस फार्मिंग करके पहाड़ी क्षेत्रों में, खेतों में क्या कर सकते हैं, सीढ़ी के रूप में काट सकते हैं ताकि मृदा को बहने से बचाया जा सके। हमने देखा होगा ना, इस प्रकार की खेती होती है, टेरेस फार्मिंग होती है। इसे क्या करते हैं, इसको हम बचा सकते हैं। फिर मृदा संरक्षण बांध बना करके जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें बांध बनाना चाहिए ताकि मृदा ज्यादा अपरदित ना हो। फिर उर्वरक का संतुलित प्रयोग करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें, ज्यादा जितना हो सके हम लोग जैविक खाद का प्रयोग करें ताकि जो मृदा की जो फर्टाइल पावर है उसे हम मेंटेन रख सके। फिर नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन से क्या होते हैं, मृदा की नमी को हम लोग बना सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों को ज़्यादा ना काट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा को बचा सकते हैं। और चूंकि ये हमारे इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण एलिमेंट है, इसलिए इसका बचे रहना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ होगी उस पर नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक भैया, तो ये आप लोग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक था, मृदा संसाधन के रूप में कितने प्रकार की होती हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। जो नए बच्चे आए होंगे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर भी कर देंगे। ऐसे ही सारे इनिशिएटिव आपके एग्जाम तक हम लोग लेते रहेंगे। मेन टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसका वीडियो हम बनाते रहेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ये ना फील हो कि आपसे ये टॉपिक छूट गया, है ना। जितना हो सकता है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहेंगे। बट जो बच्चे आए हैं नए नए, उनके लिए कमेंट सेक्शन पूरी तरीके से ओपन है। मन में कोई विचार हो, कोई कौतूहल हो, कोई जिज्ञासा हो, बिंदास तरीके से वहाँ पर छोड़ देना, अपना कमेंट लिख देना, हम उसे देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उस पर हम लोग क्या करेंगे, आपकी इस कौतूहल को दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। ठीक है, बने रहिएगा। एक नए सेशन में दोबारा मुलाकात करूंगा, तब तक व्यस्त रहना, मस्त रहना, स्वतंत्र रहना और लगातार पढ़ते रहना। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।